सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि महिलाएं देश की विकास की सबसे बड़ी ताकत है। क्या यही सोच बीजेपी को लगातार आगे बढ़ा रही है? जो बीजेपी का विजय रथ है, यही सोच क्या उस विजय रथ को आगे ले जा रहे हैं? बिल्कुल, इसमें सच्चाई है। प्रधानमंत्री महोदय ने जिस तरह से नारी शक्ति का सम्मान किया है, बाकी उससे हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है। और पार्टी ही नहीं, पूरा देश आगे बढ़ रहा है उससे, क्योंकि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का अगर नाम है तो हिंदुस्तान में जिस तरह से नारी का सम्मान है, आप कहीं भी जाकर देखें, पाकिस्तान जैसी जगह जाकर देखें तो वहां नारी का सम्मान नहीं होता। भारत में नारी का पूरा सम्मान किया जाता है और नारी के सम्मान के साथ साथ देश की तरक्की होती है, विकास होता है। ठीक है सर, आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि जिस तरीके से नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात कर लें या देख लें कि किस तरीके से महिलाओं को आगे ले जाने की लगातार कोशिश हो रही है, प्रधानमंत्री की तरफ से पोस्ट किया गया, कहीं विपक्ष इसमें पीछे रह गया है? नहीं, बिल्कुल, ये आप कह रही हैं विपक्ष पीछे रह गया, ये आपकी सोच है, आप कहते रहिए। लेकिन अच्छी बात है प्रधानमंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी इस बात को कह रहे हैं और ये हम भी मानते हैं और पूरी दुनिया मानती है, बिना नारी के समाज अधूरा है। और नारी को साथ लेके, और मैं कहता हूँ कि साथ नहीं लेके, एक कदम आगे करके ही समाज का सही निर्माण हो सकता है। ये बहुत अच्छी बात है और भारतीय जनता पार्टी इस बात को कह रही है तो उन्हें इस बात को साबित भी करना चाहिए। जनगणना भी करनी है, डिलिमिटेशन। ये ऐसा ही है जैसे जय भवानी बोल करके या सुबह की नमाज फजर की पढ़ करके चंबल के डकैत गांव को लूटने जाया करते थे और उसके बाद ये कहते थे वो धार्मिक है और अधर्म का काम करते थे। ये ठीक ऐसा ही है महिलाओं के लिए कि महिला के बिना समाज चल नहीं सकता और महिलाओं को सम्मान मिल नहीं रहा है इस सरकार तो महिलाओं से ही पूछ रहे थे ना मैम, क्या लगता है ये जो सरकार है ये महिलाओं के लिए ज्यादा काम कर रही है और जो पहले की सरकार थी वो काम कर रही थी? नहीं, आप बताइए कि जब से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आई है, उनकी हर नीति जो बनी है उसका केंद्र महिला, युवा, किसान, आपने अभी अपने वक्तव्य में कहा। महिलाओं के लिए जितना काम इस प्रधानमंत्री की सरकार ने किया है पहले कभी नहीं। आप सोचिए 75 साल लग गए उनकी एक बेसिक मूलभूत सुविधा शौचालय कोई सरकार नहीं दे पाई। तो ये लोग बात करेंगे जिनकी सरकार समाजवादी, वहां पे अखिलेश यादव सांसद, उनकी पत्नी सांसद, उनके चचेरे भाई सांसद, बता दें दूसरी जया बच्चन राज्यसभा सांसद। बताइए कोई ग्रास रूट महिला नेता कोई आगे आई हो आज तक? तो देखिए ये जो अधिनियम लाया है साधुवाद, इसको प्रधानमंत्री जी के प्रति मैं देती हूँ। 2023 में ये पास हुआ, पारित करने में समय लगेगा, ये कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं, जुबान हिलाने से ये काम नहीं होते। और महिलाएं आगे देख रही हैं, सम्मान से आगे आने वाली महिलाएं जब राज्यसभा में, राज्य विधानसभा में जाएंगी, ये देश के लिए गौरव होगा। उनको कम से कम एक दरवाजा खुला है उनके लिए वहां जाने का। लेकिन इसके साथ ही एक चेक रखना, एक चिंता करना सरकार का एक ये भी काम है कि सिर्फ दरवाजा खोल देना ही नहीं रहता है सही, वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो। जो जिनको सही मायने में जो महिलाएं पार्टियों के झंडे उठाकर ग्रास रूट लेवल पे काम कर रही हैं, वो उनके लिए हो। ये कहीं प्रॉक्सी पॉलिटिक्स का या पैराशूट लैंडिंग पॉलिटिक्स का माध्यम ना बन जाए, यहाँ पे मेरी चिंता का विषय है। मतलब अब क्योंकि अब जाहिर सी बात है, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जिक्र हमने किया 2023 में पास हो चुका है, कहा जा रहा है कि 2029 से लागू होगा। तो ऐसे में लगेगा कि अगर महिलाएं ज्यादा से ज्यादा 33% की बात सीधा सीधा की जा रही है, वो संसद पहुंचेंगी, वो विधानसभा पहुंचेंगी, महिलाओं का ज्यादा प्रतिनिधित्व होगा तो महिलाएं आगे बढ़ेंगी। बिल्कुल, अगर ज़्यादा प्रतिनिधित्व होगा तो वो अपनी कुशल क्षमता से इस क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम करेंगी। देखिए, महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपने आप को साबित किया है और साबित करने के लिए प्रीति जी हमको मौके की आवश्यकता होती है। जैसे आईटी में साबित किया अपने आप को, लॉ में साबित किया, डॉक्टर्स बनी, तो क्योंकि वहाँ पे उनको मौके दिए गए। अच्छा, उसका रास्ता दिखाया गया कि अगर कोई एक महिला बनना चाहती है डॉक्टर तो एक रास्ता है, लॉयर बनना चाहती है तो उसका एक रास्ता है, लेकिन अगर राजनेता बनना चाहती है तो उसका रास्ता क्या है, उसकी ट्रेनिंग क्या है, उसके लिए कार्य कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए सभी राजनीतिक दलों की आवश्यकता है कि वो महिलाओं को आगे बढ़ के अपने संगठन में स्थान दें। जब वो संगठन में स्थान देंगे तो वो सीख पाएंगी और सीख पाएंगी तो बेहतर नेतृत्व क्षमता करेंगे। एक माँ होती है जो परिवार को पालती है, बच्चे को पालती है, तो एक माँ जब बच्चे को, परिवार को पाल सकती है, एक बच्चे को एक योग्य इंजीनियर, डॉक्टर बना सकती है, साइंटिस्ट बना सकती है, तो वो देश के कितने सारे युवाओं को बहुत अच्छा नेतृत्व, मार्गदर्शन प्रदान करना चाहती है। इसलिए हमको जरूरी है कि हमें अधिक से अधिक महिलाओं को आगे बढ़ के लाना चाहिए राजनीति में भी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में हर एक बात में जिक्र करते हैं महिलाओं का, महिलाओं की भागीदारी का, तो एक कंसर्न नजर आता है। क्या इतने सालों तक
जब सत्ता में कांग्रेस थी ये नहीं हुआ और आज इसीलिए हम देखते हैं कि ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार, यही वजह है क्या? देखिए प्रीति जी, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि ये वजह है कि ज्यादातर देश मतलब जितने भी राज्य हैं उनमें बीजेपी की सरकार है, लेकिन एक बड़ा मुद्दा है सबसे पहले नारी की सुरक्षा। देख हमारे यहाँ आज नहीं वर्षों वर्ष से हमेशा औरतों ने हर उसमें भागीदारी दी है जब जब जरूरत पड़ी है, लेकिन आज तक उन्हें कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला जहाँ उनका रिकॉग्नाइजेशन हो, उन्हें सिक्योरिटी मिले, इक्वलिटी मिले। आज जो हमारे पास 2014 में जब से बीजेपी की सरकार आई है, हाँ कछुए की चाल से चल रही है औरतों के लिए, लेकिन फिर भी वो कछुए की चाल खरगोश की चाल से ज्यादा तेज है, क्योंकि आज उन्होंने हमें जो योजनाएं दी हैं, जैसा कि पहले भी मेरी बहन ने कहा उज्ज्वला योजना, जो कि सालों साल लग गए, एक घर घर तक भी, एक वॉशरूम की समस्या थी वो घर तक पहुंचने में 70-75 साल लग गए, जो कि हमारी एक बेसिक नीड है। उसके बाद जो आज पढ़ने के लिए जो आरक्षण जब आया, जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसके बाद जितने भी ग्राउंड लेवल पे अब काम हो रहे हैं, जो भी आज हमारे विधानसभा हो चाहे राज्यसभा हो, आप देख लीजिए, एक पहले एक इंदिरा गांधी जी हुआ करती थी, उसके अलावा किसी ऐसे उच्च पटल पे कोई भी लेडी का नाम नहीं आता था, जो कि आज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर एक लेडी है, हमारी राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और ऐसे ही जैसे स्मृति ईरानी हैं, और भी बहुत लोग हैं जिनके मैं नाम अगर वर्णन करना शुरू करूं तो बहुत, सुषमा स्वराज जी तो चली गई करके, लेकिन उन्होंने जो करा उस समय तो रिजर्वेशन भी नहीं होता था, उस समय उन्होंने वो झंडे लगाए कि जो उसके पद पे बैठने के लिए उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मेरा आपके इस माध्यम से एक चीज कहना चाहती हूँ, मैं सभी लेडीज के लिए, अगर हमें करना है तो हमें अपनी जागरूकता खुद को दिखानी पड़ेगी। हमारे रिजर्वेशन से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आज भी जो साक्षरता जो है हमारी, जो पहले 2014 से पहले थी 63 से 65% थी, जो कि आज 71 से 72% हुई है। जो ये भागीदारी इतनी स्लो हुई है, उसके लिए भी मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि आज हमारी सबसे बड़ी चुनौती है सुरक्षा, चाहे वो आप कॉर्पोरेट में हो, चाहे निजी स्थलों पे हो, चाहे किसी भी ऑफिस में हो, इसमें हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है सुरक्षा। उसके बाद इक्वालिटी, इक्वालिटी में भी ये नहीं है कि आपने हमें केवल 5% का दे दिया, जैसे अभी मोदी जी ने जो अभी बिल पास हुआ 2023 में, जो कि 26 में अभी इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, कि वो उसमें हमें 29 में सॉरी, उसमें आपका 33% की भागीदारी दे रही है। आई एम वेरी हैप्पी, बट द रियलिटी जो ग्राउंड पे है उसे भी हमें एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि अभी तक वो केवल पेपरों पे है, ऑन ग्राउंड नहीं। मतलब जमीनी स्तर पर वो नजर आना चाहिए। मैं आप दोनों के पास लौट रही हूँ, मतलब आपको लगता है, क्योंकि इतने सालों तक, जैसे शौचालय की हम बात कर ले, जनधन डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर करने की बात कर ले, उज्ज्वला योजना की बात कर ले, पहले क्यों नहीं सरकारों ने सोचा कि महिलाओं की जरूरत है, हमें ये करना होगा? और अगर जब सरकार इसको लेकर काम करती है, तो आज ही हम देख रहे थे किस तरीके से केरलम के एक सांसद है, वो कहते हैं कि ये ज्यादा काम नहीं करेगा। हाँ देखिए प्रीति जी, जिस तरीके से महिलाओं की बातें होती है, तो देखिए महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी पुरुषों की नैतिक जिम्मेदारी पर बनती है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे सावित्री हो, या अहिल्याबाई होलकर हो, या इंदिरा गांधी जी हो, इन्होंने अपने अपने समय पे देश के लिए बड़े बड़े योगदान दिए। और देखिए महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीके के बातें आती हैं, देखिए मैं तो मुल्क के वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, क्योंकि वो महिलाओं की बातें करते हैं, महिलाओं को आगे ले जाने की बातें करते हैं। हम तो कहते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं की सुरक्षा की भी तो जिम्मेदारी है, महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए। और आज हमें सख्त जरूरत है कि अपनी बहन बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए उनके साथ मजबूती से खड़ा रहने की। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुआ तो फिर वो भी नहीं भूल सकते ना? हाँ देखिए, अगर कहीं पे भी कुछ भी घटना होती है तो हम नहीं भूल सकते। मैं बिल्कुल इसी बात को कह रहा हूँ। मैं वही कहता हूँ, अरे संदेश खाली हो या मणिपुर कहीं के भी, मैं कहता हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। सरकार ये नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम ला रही है, अच्छा है ना? मतलब महिलाओं की ज्यादा भागीदारी होगी तो महिलाओं की ज्यादा आवाज बुलंद होगी, तो मानते हैं ना आप? हाँ देखिए, बिल्कुल मानता हूँ। 2023 में अभी जिस तरीके से बड़े भाई नसीम खान साहब ने कहा कि 2023 में ये पास हुआ, लेकिन इसको पास होने के बाद इतना समय लग गया, फिर भी 2000 होना था। हाँ 2029 का ये क्या मामला बनता, लेकिन फिर भी ये कि मेरे मुल्क के वजीर आजम ने इस बात को कहा, तो हम तायद करते हैं इस बात के लिए, बिल्कुल तैयार है कि हमारी बहन बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए आप बिल्कुल आगे लाइए। हम अपनी बहन बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल उनके पीछे खड़े हुए। नहीं, बहन बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए बात तो करेंगे कि बढ़ाइए, लेकिन जब उसको लेकर कानून लाया जाएगा तो फिर कहेंगे इतना समय क्यों लग गया? तो अगर इतना समय लग गया तो पहले ही ले आते हैं कानून। सारी जिंदगी मुसलमान बहनों का शोषण करने वाले लोग, जो चाहे ठंडी दे दी पे 3 बार तलाक देके छोड़ दिया करते थे, ये वाले लोग
बड़े चले हम बहनों के पीछे खड़े हैं, हमें बहनों के पीछे खड़े रहना है। हमारी उंगली पकड़ के कभी कहा चलो स्कूल? हमारी उंगली पकड़ के इन लोगों ने कभी कहा कि कोई दर्द हुआ है, कोई तकलीफ है, हैं, और आपको पढ़ाई की तरफ, स्कूल की तरफ लेके चलते हैं? नहीं, बच्चे पैदा करो, 10 से कम नहीं होने चाहिए। क्या शोषण था ये? चाय ठंडी दे दी सुबह सुबह, मतलब सऊदी अरब में बैठा एक व्यक्ति, आप सोच कर देखिए, और फोन मिला के कह रहा जाओ तुम्हें तलाक दे दी। वो बेचारी 3 बच्चे लेके दर दर की ठोकरें खा रही है, ये चले बहनों की सुरक्षा का वादा करने। मैं कह रही हूँ कि मैं फिर भी इनके साथ हूँ महिलाओं के मामले में। चलिए पीछे ही खड़े रहिए, खड़े तो रहिए, खड़े ही तो नहीं होते हो आप लोग। आज आप और हम सब बहनें जो दुख रो रही हैं बहनों के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर नहीं आते ना, तो ये जो सशक्तिकरण शब्द है ये अधूरा था ही नहीं सशक्तिकरण। पहली बार तो मुसलमान बेटियों को इतना मौका मिला, 3 तलाक पे छोड़ के नहीं भाग सकता अब पति, सजा मिलेगी उसको, कोई कानून तो है कम से कम। फिर दूसरी बात, चलिए हम लोग कह रहे हैं भाई महिलाओं को भाई 29 में मिलेगा, हम तो सारी बहनें खुश हैं 29 में ही, ठीक, कोई बात नहीं, कभी तो आरंभ होता है, आरंभ है प्रचंड, होगा कभी तो प्रचंड ना। 29 तक आ तो जाएंगे ना। आप लोगों से तो हमें 29,000 तक की आशा नहीं थी कि कभी आप हमें आरक्षण दे देंगे। और मुस्लिम बहनों का छोड़ो, हिंदू बहनों का छोड़ो, बहनों के नाम से इनको एलर्जी थी अपनी। इनकी कितनी महिलाएं हैं, इनकी गति पता है, उनकी दुर्गति है वहां पर, किसी को आगे नहीं आने देना चाहते, सिर्फ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। मैं बोल रही हूँ चलो अच्छा आप बहनों के बहुत हितैषी हो, मैं कांग्रेस पार्टी में आऊंगी, मैं समाजवादी में आ रही हूँ, चलो मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दो। अध्यक्ष तो नहीं बदल सकते आप लोग, मान लिया, चलो बनाओगे? नहीं बनाएंगे भाई। ये बीजेपी की शबनम खान है, क्यों भाई? मैं भारत की बेटी शबनम खान नहीं हूँ? बनाओगे? पूछ लो आप इन सब से, नहीं बनाएंगे। इनको चाहिए जो मुसलमानों का बेड़ा गर्क ठंडी सड़क करने वाली महिलाएं हैं उनको आगे रखें, क्योंकि इन्हें हिजाब में स्कूल में बैठाना है बेटी को, बाहर बेटी जीन्स पहन के घूम रही है, टी-शर्ट पहन के घूम रही है, लेकिन क्लास में जब स्कूल में जाएगी तो कैसे जाएगी? भाई हिजाब बांधो इसके यहाँ पर, क्यों भाई? फिर दूसरा तिलक लगा के आ गया तो तुमको नाराजगी हो गई कि तिलक क्यों लगा के आ गया। भाई जब आप हिजाब की वो लाओगे तो दूसरा तो तिलक ही लगा के आएगा, रुद्राक्ष भी पहन कर आएगा। तो इस तरह से बांटने का काम बरसों बरस किया है इन्होंने, और महिलाओं का शोषण जितना इन्होंने किया है। पहली बार कोई प्रेग्नेंट लेडी गर्व से कह रही है मैं प्रेग्नेंट हूँ, दिखा रही है मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसको प्राउड फील होता है आज बताने में। और तीसरी बात, हाँ भाई आपके पास भी आएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा बेटी के साथ सेल्फी डालो। आप सोच भी नहीं सकती वो कितना बड़ा मैसेज है किसी बेटी के लिए। ये सब चीजें, ये सपने में भी जो नहीं सोच सकते थे ना, नरेंद्र मोदी जी ने बेटियों को आज वहाँ शान से ऊपर बैठा दिया है। मैं आपके पास आ रही जल्दी से। अगर हम बेटियों के लिए सबसे बड़ा काम किया है मोदी जी ने, तो सबसे बड़ा आर्थिक रूप से जो ताकतवर बनाया है, 20 लाख लोन लीजिए, 2 लाख लोन दीजिए। अरे मोदी जी ने तो बेटियों को एक नई राह दे दी है। जो आर्थिक रूप से संपन्न होना सबसे बड़ी चीज है। बिल्कुल प्रीति जी, हम सुन लीजिए, प्रीति जी हम तो चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारी सोफिया कुरैशी बहन ने पूरे मुल्क का नाम रोशन करा, व्योमिका सिंह ने नाम रोशन करा, हम तो यही चाहते हैं कि हमारी बहनें आगे बढ़े। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, कि अभी इन्होंने क्या कहा कि महिलाओं को 10 बच्चे पैदा करने वाली मशीन बना दिया, और इन्होंने अरे सुन लीजिए, मैं वही कहता हूँ कि सुन लीजिए भाई, महिलाओं को कब तक शोषण करने वाली बातें आप करेंगे? ये पढ़ा लिखा युवा है, ये पढ़ा लिखा युवा। ठीक है, लेकिन ठीक है सर, लेकिन ये बात तो सच है ना, जैसे हम तलाक के बिद्दत की बात करें, जो फैसले लिए गए महिलाओं के हक में, वो तो बीजेपी सरकार ने लिए 2014 के बाद। बिल्कुल, देखिए सशक्तिकरण हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून आए हैं, यहाँ तक कि आप जो बलात्कार, हर 20 मिनट में एक बलात्कार, उसके लिए पॉक्सो एक्ट भी लाया गया। महिलाओं को इतने सशक्त कानून दिए गए, आज से पहले इतनी सुरक्षित महिलाएं नहीं महसूस हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आज भी मैं कहूंगी कुछ ना इक्का दुक्का केस ऐसे होते हैं जो हमें शर्मसार कर जाते हैं। अभी बिहार के अंदर जो एक सरेआम महिला के साथ जो छेड़छाड़ हुई, उसके साथ अभद्रता हुई, निंदनीय है। हालांकि उसके बाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की, 10 लोगों को जेल के अंदर किया, लेकिन इतने हौसले बुलंद ऐसे लोगों के, मैं कहती हूँ आज भी लोगों के अंदर ऐसा खौफ होना चाहिए कि इस तरह के लोग सरेआम डरें इस तरह की हरकतें करने पर। और मैं कहूंगी कि आरक्षण मत दीजिए, आरक्षण देने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो आप वैसे भी टिकट दे सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ बिल्कुल आरक्षण के बिना मानेंगे नहीं। लेकिन फिर भी आप 2024 में लोकसभा में आप इंटेंशन देखिए, बीजेपी ने 16% दिया, कांग्रेस ने सिर्फ 11% दिया,
रीजनल पार्टी ने उठ करके बीजू जनता दल ने फिर भी आपका ज्यादा परसेंटेज दिया, और जो टीएमसी जिसको आप इतना क्रिटिसाइज करते हैं उसने सबसे ज्यादा आरक्षण। नहीं, हम कोई क्रिटिसाइज नहीं करते, वहाँ पर जब संदेश खाली से तस्वीरें सामने आती है तो वो बताते हैं। देखिए तस्वीरें पूरे प्रदेश में, मैं कहती हूँ आप पूरे हिंदुस्तान में बेटियां पूरे देश की एक ही हैं, किसी भी स्टेट की हो, अगर उनके साथ अभद्रता होती है, उनके साथ कुछ भी होता है, उसमें सबको आवाज होना चाहिए। लेकिन जब महिला पहलवान बेटियां बैठी हैं उनके लिए भी आवाज उठनी चाहिए, चाहे संदेह आरजीकर कॉलेज हो वहां पर भी आवाज उठनी चाहिए। इसके अंदर ये सिर्फ राजनीति से जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन बिना आरक्षण आ रही हूँ सर, बिना आरक्षण की कैसे? एक सेकंड, बहुत गंभीर मुद्दा उठाया है, और क्योंकि मैं मुसलमान भी हूँ इसलिए बहुत गंभीर मुझे इस पे जवाब देना जरूरी है। जो इन्होंने बोला 3 तलाक का बिल आया, यहाँ कोई वकील है आप में? हाँ, 3 तलाक में मैक्सिमम सजा का कितना प्रावधान है आप बता दें। 3 तलाक नहीं, आप बता दें। सुन ले, 3 तलाक के मुकदमे में, 3 तलाक के सुन तो लीजिए किसी मेरी बात हो जाने दीजिए, मेरी बात देखिए। आप इसको टेक्निकली इसको समझना चाहिए। मुस्लिम औरतें इस समय बहुत परेशान हैं इस बिल के बाद। क्यों परेशान? हाँ, क्यों परेशान? उसकी वजह है 3 तलाक देते ही, 3 तलाक देते ही जो मुकदमा कायम होता है, वो मुकदमा कायम, तो उसमें मैक्सिमम सजा 3 साल की है। रही 3 तलाक की, एक सेकंड रुक जाइए। रही 3 तलाक की, मुसलमान किसी औरत को, एक सेकंड रुक जाइए, सुनिए, एक सेकंड, मुसलमान किसी औरत को 3 तलाक दे के छोड़ता है तो वो खलनायक है, क्रिमिनल है। लेकिन एक मिनट तलाक दिए, औरत को 50 साल से छोड़ रखी है, उस मर्द का क्या होगा जिसने बिना तलाक दिए? एक मिनट नहीं सर, ये आप गलत बात बोल रहे हैं। पहली बात, मैम ठीक है मैम, आप लॉयर हैं, ठीक है मैम, क्योंकि आप खुद, अरे सर ठीक है, एक लॉयर है, आप बताइए पहले। देखिए प्रीति, जो इन्होंने बात कही 3 तलाक की, 3 तलाक में कहीं भी इनके अपने कुरान में 3 तलाक था, कहीं उसकी सजा नहीं थी। आज 3 तलाक हटा दिया। आज मेरे पास खुद के पास 25 मामले हैं मुसलमान औरतों के जो इनके साथ में गलत। एक मिनट, आप लॉयर हैं? आप लॉयर हैं? वो बता रही है, ठीक है, बताइए। देखिए 3 तलाक में, शांति से सुनिए, 3 तलाक में कोई भी सजा का प्रोविजन नहीं था, क्योंकि ये कुरान के हिसाब से चलाते थे। आज नरेंद्र मोदी जी ने 2024 में इस कानून को बदल के 3 तलाक खत्म किया। आज बिल्कुल हिंदू मुस्लिम लॉ दोनों इक्वालिटी से चलते हैं। और आज मैं बता दूं, आज आप ही के पटल पे मेरे पास कम से कम आपकी समाज की 25 औरतों के केस मैं लड़ रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि वो औरतें उस स्थिति में है कि वो एक पैसा नहीं दे सकती, उनके पास 15-15 बच्चे, उनको रोटी खिलाने की जगह नहीं है। आप चैलेंज, हाँ चलिए, आइए बुला के आपके समाज को खड़ा करूंगी मैं। सर पहले तो पकड़ते भी नहीं है, इनको शांत कराइए। अरे नहीं, ठीक है सर, ऐसे नहीं हो सकता है, ठीक है। जनता की आवाज, मैं मारी हूँ, जनता की आवाज है तो जनता से ही बात करते हैं। सर आप बताइए, महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो ये नया बिल है नारी शक्ति वंदन, आपको लगता है कि ये सही होगा? बिल्कुल सही होगा, और नारी तो मातृ शक्ति है, इनको आगे बढ़ाने की किसी की जरूरत नहीं है। ये खुद बढ़ सकती हैं और खुद कदम से कदम मिला सकते हैं, और आपके कदम से 2 कदम आगे भी चल सकती हैं। अभी जो बहस हो रहा था, इस बहस को देखकर तो हमें नहीं लगता कि महिलाओं को आरक्षण की जरूरत है, बस पुरुषों में नियति की जरूरत है जो महिलाओं के लिए सम्मान और जगह दे। तो लेकिन वो जगता नहीं है ना जब तक आरक्षण मिलता नहीं है। जी देखिए, अगर आप सोचेंगे 100% कोई चीज क्योर हो जाए तो क्योर होने वाली नहीं है। कहेंगे छेड़खानी होती है तो ये चीजें स्वाभाविक है, लेकिन ये कदम से कदम मिलाकर जब इन्हें IAS PCS, सरकार का फैसला सही है, बिल्कुल सही है, और बिल्कुल इनको जगह नहीं चाहिए। ठीक है, आप बताइए आपका क्या कहना है? लगता है कि पहले की सरकारों में भी महिलाओं के लिए काम हुआ जितना आज? हाँ, मैं पहले भी सरकार ने भी काम किया। पहले जी क्या, राजीव गांधी ने 1985 में बोला था
कि किसी को अगर मजबूत करना है तो सिर्फ और सिर्फ महिला सशक्तिकरण को करना। इसको आने में चलो 35 साल लगे, कोई बात नहीं, आगे आज प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा आई, लेकिन अच्छी बात है। एक चीज तो मैम वो ये कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि अगर 2023 में बिल पास हुआ, जैसे कि सर भी कह रहे हैं वो 2029 में इसे लागू इससे करना चाहते हैं क्योंकि इलेक्शन है, क्या इसीलिए इंतजार किया जा रहा है? देखिए, इलेक्शन तो 33% अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, वैसे तो प्रवक्ता बताएंगे, संगठन में ऑलरेडी 33% आरक्षण महिलाओं को है, तो उसने अपने संगठन में जहां वो कर सकते तो तुरंत लागू वो कर दिया। ये जनसंख्या जब गणना होगी उसके बाद सीटें बढ़ेंगी, 543 से 816 सीटें हो जाएंगी, तभी तो 33% रिजर्वेशन दे पाएंगे। हवा में नहीं दे सकते और यहाँ बैठ के डिबेट में नहीं दे सकते, इसकी एक कानूनी प्रक्रिया है। दूसरी बात, पहले संगठनात्मक रिजर्वेशन देके हर पार्टी को महिलाओं को बेसिक लेवल पे सशक्तिकरण करना पड़ेगा, जिससे कि वो लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करें, तभी वो सदन में जा पाएंगी। और ये बड़ा गौरव है महिलाओं के लिए, 23 में आए, 19 में, 29 में आए, जब भी आए, जब वो नीति निर्धारित करने वाले सदन में बैठेंगी तो राजनीतिक शुचिता की जो हम बात करते हैं कि राजनीति में भी महिलाएं आए और शुचिता हो, तब होगी वो। क्योंकि जो आने वाली बच्चियां हैं, जो नई पीढ़ी है, जैसे हम आज सुषमा स्वराज को देखते हैं, उनको, दिवंगत सुषमा जी को, इंदिरा गांधी जी को देखते हैं, या और भी अक्रॉस द पार्टी लाइन बहुत सारी महिलाएं हैं जो एक रोल मॉडल हैं राजनीति में। ममता बनर्जी जी को भी ले लीजिए, राजनीतिक इत्तेफाक नहीं होंगे उनसे, बट शी इज अ लीडर, मास लीडर, तो ये उनको क्रेडिट जाता है, उनका संघर्ष, और वो उन्होंने पाया है। तो ये इस तरीके से जब संगठन में महिलाएं आएंगी, जब आगे जाएंगी, तो नई पीढ़ी देखेगी और राजनीतिक खेप बड़ी होगी और धीरे धीरे संवेदनशीलता आएगी निर्णयों में, नीतियों में, और महिलाओं का योगदान अपनी सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए उस सदन में जाएगा। तो ये बड़ा वेलकमिंग है, स्वागत योग्य कदम है। सर कहते हैं कि अगर एक घर में एक महिला पढ़ी लिखी है तो वो घर आगे बढ़ता है और देश भी आगे बढ़ता है। और अब हम देख रहे हैं कि संसद में या विधानसभा में जब महिलाओं की सीटें बढ़ेंगी उसमें समय लग रहा है, लेकिन यही कहा जा रहा है कि जो समय तय किया गया है 2029 का, वो जानबूझकर, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन है, इसीलिए किया जा रहा है। आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने आते ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान शुरू किया था। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के साथ ही पूरे देश में उन्होंने नारी शक्ति को सशक्त करने की कोशिश की है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि अभी तक SIR चल रही थी, अब आगे जनगणना शुरू हो रही है। अभी लोकसभा चुनाव 29 में होगा। पूरे देश की जो लोकसभा है, अभी तो चुनाव अलग अलग स्टेट में होंगे, यूपी में होगा, बिहार में होगा, राजस्थान में होगा। ये पूरे देश का मसला है 33% आरक्षण को लागू करना। ये लोकसभा में जाकर होगा और लोकसभा 29 में है, इसलिए 29 के लिए रखा गया है। 2026-27 में इसलिए नहीं ला सकते क्योंकि कोई स्टेट कहेगा ये तो हमारे यहाँ ले आए एकदम से। भाई सारे स्टेट में चुनाव नहीं है ना, लोकसभा का चुनाव 29 में है, इसीलिए 29 से लागू किया जाएगा और उस वक्त 33% आरक्षण को लागू किया जाएगा। ये प्रधानमंत्री जी का मिशन है। देखिए, मैं जहाँ तक महिला सशक्तिकरण की बात मान रहा हूँ, सब कह रहे हैं, उस भाई ने जो जनता से कहा है, जनता में से आपसे कहा, बिल्कुल इस बात की शंका है। कोई ऐसा बाध्यता, कोई ऐसी सरकार के पास अड़चन नहीं थी कि इसको 2023 में लागू करने के बाद में, दोनों सदनों से पास होने के बाद 29 में ले जाते। कोई ऐसा नहीं, सरकार चाहे तो 10 मिनट में कर सकती थी। 10 मिनट में कैसे कर देंगे? मैं क्या करूँ, कैसे ऐसे कर सकती थी। जैसे कश्मीर, जम्मू कश्मीर से जो एक धारा इन्होंने हटाई है, वो महिला सशक्तिकरण तो की मतलब ऐसे करके महिलाओं को संसद में बैठा देते, आओ आओ तुम इस घर से आओ, बैठा देते। यहाँ आर्मी लगाने की जरूरत नहीं। सुनते लीजिए, आप फिर बोल रहे हैं। प्रीति जी, छोड़ दीजिए, मेरी बात उनको छोड़िए। सुनिए, मेरी बात प्रीति जी, पूरी होने दीजिए, मेरी बात को। अब सर आप ऐसी बातें करते हैं तो नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूँ, करूंगा। सुन तो लीजिए, आप प्लीज, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपसे। आपको ज्यादा बोलने का शौक है तो आप अपने समय में बोल लीजिएगा। आपको, मुझे बोलो, किसको नहीं आज तक पार्टी नहीं बनाया? अच्छा छोड़िए, चलिए, बीजेपी ने तो कुछ नहीं किया है ना, बीजेपी तो 29 में करेगी। आप समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष बना दो किसी को, और समाजवादी पार्टी में 33% क्या 50% आरक्षण दे दो। चलो, आपको तो जरूरत नहीं है ना कि भाई पहले आएगा कानून, नियम आएगा तब बनेगा। आज ही आप मेरे साथ चलोगे अखिलेश भैया के पास और आज ही राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई महिला नियुक्त करवा कर आओगे। बताओ कब चलना है? जब जरूरत होगी
पहले भी विपक्ष ने बनाया है, बनाएंगे। आपने तो महिलाओं की बात करते हो, और जब महिलाओं की बात करते हो, जब और राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी की शबनम खान होगी अगली बार, ध्यान रखो सब लोग। अब वो कह रहे हैं, अब वो सही तो कह रहे मैं क्या हैं। कह रहा हूं आपसे? आप कह रहे हैं कि बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं है महिला, वो कह रहे हैं, आप बताइए। मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, ये आकर के इन्होंने ये कहा था भाजपा के लोगों ने कि विपक्ष ने पिछले 70 साल में कुछ नहीं किया, जो कुछ कर रहे हैं हम कर रहे हैं। यही कह रहे हैं हम महिलाओं के सबसे बड़े हितैषी हैं, महिलाओं को सशक्तिकरण कर रहे हैं। तो आपने राष्ट्रपति बना दी हमने, महिला राष्ट्रपति बनाई है हमने, बिल्कुल राष्ट्रपति बनाई है। गिर गए। मेरी प्रवृत्ति इनकी तरह हिंसात्मक नहीं है, मेरी प्रवृत्ति इनकी सर, तरह हिंसात्मक नहीं है। महिलाएं भारी हो रही हैं, भारी पड़ रही हैं यहाँ पे। महिला तो हमेशा भारी रही है, महिला भारी पड़ रही है। कब रही है? अब मैं महिला को हल्का काम करने का भाजपा ने किया है। ये ना, क्योंकि इन लोगों को इतनी वो नहीं है, अथॉरिटी नहीं है कि ये हाँ भी कह पाए कि हाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष एक महिला हो जाएगी। क्योंकि कौन बनेगी? डिम्पल। आपके खानदान में डिम्पल रह गई है, डिम्पल के आगे आप बताइए, एक जूही सिंह होती थी पहले प्रवक्ता, इनके यहाँ जूही सिंह होंगी, कितनी बार आती हैं? नहीं आती। सब पीछे पंखुड़ी पाठक थी इनके यहाँ, जिन्होंने छोड़ दिया अपमान की वजह से। आप अगर बीजेपी की महिला कैडर की बात करेंगे ना, स्मृति ईरानी के पिताजी राजनीति में नहीं थे, सुषमा स्वराज के पिताजी राजनीति में नहीं थे। आप नाम बताइए, निर्मला सीतारमण के पिताजी राजनीति में नहीं थे, और जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी महामहिम, उनके खानदान में कोई राजनीति में नहीं था। तो ये आप चेप नहीं पाएंगे बीजेपी पे कि वो लेकिन आपके यहाँ डिम्पल यादव क्यों है संसद में? क्योंकि वो अखिलेश यादव जी की पत्नी है। बताइए सर। प्रीति जी, देखिए महोदय, थोड़ा सुनिए जनता की आवाज, अरे जनता की आवाज सुन लीजिए सर, 1 मिनट। जो लोग अपने मजहब में सिर्फ बुर्का ना पहनने पे बहन बेटी को काट करके उसे मतलब 20 फीट के जमीन में गाड़ देते हैं, और वो यशोदा बहन के ऊपर बात करते हैं। यशोदा बहन के बारे में आप क्या जानते हैं? पहले सुनिए मेरी बात। अरे अभी 2 महीने की बात है, अभी पश्चिमी यूपी की बात की बात है। एक होटल में काम करने वाला आदमी अपने बेटी और अपने पति को काट करके जमीन में गाड़ दिया था। और यशोदा बहन की बात रही, अरे पहले सुन लीजिए, अरे सर सुन लीजिए, आप बोलिए। पहले सुनेंगे नहीं तो बात क्या करेंगे? पहले सुन लीजिए मेरी बात को, पहले सुनिए। आपको भी ये सुनते हैं, आप भी सुनिए इन्हें। यशोदा बहन फिर अरे सर सुन लीजिए सर, जब आप अरे सर सुनिए, जनता की आवाज है, जनता क्या कह रही है, सुनिए आप। एक मिनट। यशोदा बहन जो है ना, यशोदा बहन कहीं रोड पर नहीं भटक रही है। आपके तरह कोई रोड पर भटकने लिए नहीं छोड़ देती अपनी बहन बेटियों को तलाक दे करके। और हलाला के बारे में आप क्या करना चाहते हैं ये बताइए। आप जो क्यों नहीं आ सला? अरे क्या बात कर रहे हैं जनाब? अरे मीडिया चैनल पे आप झूठ मत बोलिए, मीडिया चैनल पे आप। अब मैं आऊंगी मैम, हलाला है या नहीं, वैसे ये सवाल ही नहीं है, बट क्या हलाला का तो बड़ा गैंग बना रखा था इन्होंने। मुस्लिम बहनों को प्रताड़ित करते थे ये। पहले लड़कों को बहकाकर उससे तलाक दिलवाया करते थे, 3 तलाक, फिर कहते थे अब तो ये शादी करे। आप सोच कर देखिए, एक बेटी के पर हम दोनों लड़कियां हैं, एक बेटी अगर अपने पति से लड़ गई या किसी बात पे उसने कह दिया तलाक, तो ये कहते थे अब किसी पर पुरुष के साथ सोकर आना पड़ेगा, फिर मैं तुमसे दोबारा आपको घर में रखूंगा। सुनकर भी कान में सीसा उड़ल जाए ये वाली बात सुनकर। इनको शर्म नहीं आएगी? क्योंकि ये जो अब समाजवादी का चेहरा लेकर घूम रहे हैं ना। ये बताइए कि क्या आपके घर में भी महिलाएं हैं? आज आप देखते हैं कि वो ज्यादा सशक्त पहले से हुई हैं या अब हैं? अब हैं। आज जो महिला आज जो धुआं से बच रही ना, कितना उन्होंने उज्जवल भविष्य बनाया, ठीक है। और आज जो लाइन में जो लगी थी सारी महिलाएं, कांग्रेस के जमाने में, सपा के जमाने में, ठीक है, वो सारी। ठीक है, तो देखिए कुल मिलाकर महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, नारियां सशक्त हो रही हैं, और ये सिलसिला इसी तरीके से चलना चाहिए। रिजर्वेशन को लेकर हमने यहाँ पर बात की, तो जाहिर सी बात है 2029 में उसको लागू किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा संसद में, विधानसभा में, तो महिलाएं ज्यादा आगे बढ़ेंगी। और महिलाओं की जो तस्वीर है वो हमने देखा किस तरीके से विकास के नजरिए से हम देखें तो आगे बढ़ी है, लगातार उस पर काम हो रहा है, और प्रधानमंत्री की तरफ से यही कहा गया है। लेकिन लगता है कि विपक्ष कहीं इस मामले में छूट जाता है, दूर रह जाता है, और आज जो तस्वीर निकल आती है वो हर कोई देखता है।